जय हिंद, जय भारत दोस्तों। पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते रहें। इसके पहले दोस्तों, कक्षा 10वीं के गणित विषय में हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं पूर्ण कर चुके हैं। आज से हम अध्याय 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं, बहुपद। तो कक्षा 10वीं के गणित विषय में बहुपद अध्याय 2 इसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। और सबसे पहली जो हमारी विषय वस्तु है वो है बहुपद का परिचय। कक्षा 9वीं में भी हम बहुपद का परिचय दे चुके हैं, लेकिन एक बार शॉर्ट में फिर से हम इसको बहुपद का परिचय देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहली बात होती है राशियां, जो कि 2 प्रकार की होती है। पहली होती है चर राशि और दूसरी होती है अचर राशि। अचर मतलब कांस्टेंट और चर मतलब वेरिएबल्स। अब चर राशियां किसे कहेंगे? तो चर राशियां वे होती है जिनका मान निश्चित नहीं होता। ये स्थिति और समय के साथ अब अलग अलग मान ग्रहण कर सकती है। जैसे कि x, y और z, इनको हम अचर राशियों के प्रतिनिधि के रूप में लेते हैं। इनका मान निश्चित नहीं, x का कोई निश्चित मान नहीं। किसी सवाल में यह दूरी होती है, किसी सवाल में पिता की आयु होती है, किसी सवाल में पुत्र की आयु होती है, किसी सवाल में कोण का मान होती है, किसी सवाल में x का मान 30 आता है, किसी सवाल में x का मान 20 आता है। तो इनको हम बोलेंगे चर राशियां। इनको x, y, z इनसे हम प्रदर्शित करते हैं। दूसरे नंबर पर आती अचर राशियां, कांस्टेंट। तो वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है, ये कभी नहीं बदलती। इनको हम अचर राशियां कहते हैं। तो जहां अचर राशियां में सारे वास्तविक संख्याएं आती है जो राशियों को प्रदर्शित करती है, 1, 2, 3, 4, √2, √3, 2/4, 5/10 वगैरह वगैरह। इसके अलावा पाई यह एक अचर राशि होती है, इसका मान निश्चित है। जी, ग्रेविटी, इसको भी हम कांस्टेंट बोलते हैं क्योंकि इसका मान निश्चित है, ये कभी नहीं बदलता। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की राशियां होती हैं। जब चर और अचर का गुणा किया जाता है, x का गुणा 1, 2, 3 ये सब अचर राशियां 2 के साथ किया, 2 गुणित x, तो ये बनता है पद। y से भी हो सकता है, 3y के लिए बन गया पद। एक से ज्यादा चर भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा अचर भी हो सकते हैं। पर हम यहाँ पर केवल जो बहुपद पढ़ेंगे वो केवल एक वेरिएबल में पढ़ेंगे, इसलिए हम x या y को साथ में लेंगे। 2 से घात 2 भी हो सकता है, तो ये भी एक पद है। अच्छा, ये समान चर के गुणा कई बार हो सकते हैं। अब ये जो पद हैं, इनका जोड़ या घटाव से बहुपद बनते हैं। जैसे कि 2x की घात 2 एक पद है, एक पद 3x है, एक पद खाली 4 है। अब इसमें या तो जोड़ हो या घटाव, तो आपका बहुपद कहलाता है, जिसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन बहुपद होने के लिए यह भी जरूरी है कि जो वेरिएबल्स हैं या जो चर राशियां हैं, उनकी घात कभी भी नेगेटिव या ऋणात्मक ना हो। जो वेरिएबल्स हैं, चर हैं, उनकी घात कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यह बहुपद के लिए प्रमुख शर्त है, नहीं तो वो बहुपद नहीं होगा। ये हम पढ़ चुके थे। फिर बहुपद की जो अधिकतम घात है उसको हम डिग्री या घातांक कहते हैं। यहाँ पर बहुपद की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसका घातांक 2 कहलाएगा। ये भी हम पढ़ चुके थे। फिर बहुपद के प्रकार, तो कुछ प्रकार पदों की संख्या पर हैं और कुछ प्रकार घातांक पर हैं। अगर किसी बहुपद की केवल एक घात हो तो उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। यह हम पढ़ चुके थे। इसकी घात 1 है तो हम उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। ऐसा बहुपद जिसके घातांक 2 हो तो उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। घातांक 2 हो
पदों की संख्या कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन घातांक 2 होना जरूरी है। इसी प्रकार 3 घात होने पर क्यूबिक पोलिनोमियल या त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। तो ये घातों के आधार पर, पदों के आधार पर भी इसका नामकरण है। एक पदी बहुपद, जिसमें केवल एक ही पद हो, ये भी एक पदी है, ये भी एक पदी है और ये भी एक पदी। यहाँ पर फिर घातों को नहीं देखा जाता, केवल पद को देखा जाता है कि एक पद हो। द्विपदी बहुपद, उसमें पदों की संख्या 2 हो, 2x की घात 2 धन 4, इसमें 2 पद हैं, तो ये द्विपदी घातांक हो गया। इसी प्रकार त्रिपदी बहुपद, जिसमें पदों की संख्या 3 हो, घातांक कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना है, जैसे कि 1, 2 और 3 पद हैं, तो ये त्रिपदी बहुपद कहलाता है। तो हमने पद क्या होता है, घातांक क्या होता है, बहुपदों के विभिन्न प्रकारों को पढ़ा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण है और वो है शून्यक। तो आइए हम बहुपद के शून्यक को पढ़ते हैं। बहुपद का शून्यक ये एक महत्वपूर्ण भाग है इस अध्याय का। बहुपद के शून्यक को बहुत अच्छे समझिए, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़्यादा आपको जरूरी है। अब किसी बहुपद का शून्यक क्या होता है, तो बहुपद में यहाँ पर x का बहुपद है, तो x का मान रखने पर जहां पर इसकी वैल्यू 0 हो जाए वो इसका शून्यक कहलाएगा। अब गुणनखंड विधि भी है जिससे आप शून्यक पता कर सकते हैं, और एक विधि और है कि जो इसका अचर पद है उसके हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो अचर पद है 4 का गुणनखंड 1 है, 2 है और 4 है। तो ±1 ±2 ±4, इनमें से किसी एक से या एक से ज़्यादा से इसका शून्य होने की संभावना है, उसको हम चेक कर सकते हैं। तो पहले हमने x की जगह पर धन 1 रखा, 1 की घात 2 ऋण 3 गुणित 1 ऋण 4, 1 3 ऋण 4, ये तो शून्य नहीं हो रहा है, तो +1 से तो नहीं हो रहा है। अब -1 रफ रखें, -1 की घात 2 3 ऋण 1 4, -1 की घात 2 1 ऋण 1 ऋण 3 धन 3 ऋण 4, 1 धन 3 4 ऋण 4 बराबर 0, अर्थात x बराबर ऋण 1 तो इसका शून्यक ये हो गया। ऐसे धन और ऋण 2 को रख करके देखें तो ये शून्य होता है क्या, तो धन 2 से 2 दूनी 4 और इससे 4 कैंसिल तो नहीं होगा, ऋण 2 से भी नहीं होगा। अब धन 4 रख करके देखते हैं, तो धन 4 रखने पर हमने देखा 4 की घात 2 3 गुणित 4 ऋण 4, 4 की घात 2 मतलब 16, 3 चौक 12 ऋण 4 16 ऋण 16, मतलब x बराबर धन 4, ये भी इसका शून्य है। अब एक बात बहुत अच्छी से समझ लीजिए कि सभी बहुपद के शून्यक हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार किसी बहुपद के शून्यक नहीं होते हैं और हम उसमें बहुत प्रकार से पचते रहते हैं और नहीं आता तो हमें समझते हैं हम गलत है, हमें नहीं आता। ऐसा नहीं, बहुपद के शून्यक हों ये जरूरी है। पहली बात, किसी बहुपद के कितने शून्यक हो सकता है, यहाँ पर 2 शून्यक आ गए, x बराबर 1 भी आ गया, x बराबर 4 भी आ गया। अब 2 आ गए तो क्या तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा क्या? तो किसी बहुपद के कितने शून्यक होते हैं ये पता लगता है उसके घातांक से। और इस बहुपद का घातांक 2 है तो इसके अधिकतम 2 बहुपद हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे किसी भी हालत में। 2 से ज्यादा तो नहीं होंगे, 2 हो सकते होंगे ही, ये मैंने नहीं कहा। 2 बहुपद हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर घातांक से ये तय होता है कि उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसकी घातांक 2 है तो 2 से ज्यादा तो नहीं होंगे, 2 हो सकते हैं, तो हमारे पास 2 आ गए। लेकिन 1 भी हो सकता है जो बराबर हो जाएगा,
और नहीं भी हो सकता है, तो कि सभी बहुपद के शून्य हों ऐसा जरूरी नहीं। तो यहाँ हमने दो शून्य इस विधि से ज्ञात किए, ये भी एक सरलतम विधि है। एक शून्य की है, अब x ऋण 4 रखने से पॉलिनोमियल का या बहुपद का मान शून्य हो जाता है, इसलिए x बराबर 4 ये शून्य है, और x बराबर ऋण x की जगह ऋण 1 रखने से ये बहुपद शून्य हो जाता है, इसलिए ये भी शून्य है। तो चर पद का मान रखने से बहुपद अगर शून्य हो जाए तो चर पद का मान शून्य होगा। सभी बहुपद के शून्य होने जरूरी नहीं। कितने शून्य हो सकते हैं, तो जितनी उसकी घातांक को उतने शून्य हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होंगे, उससे कम हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से शून्य हमने ज्ञात किया। अब आइए हम शून्य के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। अगली हमारी विषय वस्तु है बहुपदों के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। अब शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, तो ये एक हमने उदाहरण के लिए बहुपद दिया x की घात 2 ऋण 4। अब मैंने इसके लिए एक टेबल बनाई। x का मान अगर शून्य रखता हूं तो px का मान आएगा ऋण 4। अगर x का मान 1 रखा तो आएगा ऋण 3। अगर x का मान ऋण 1 रखा तो बहुपद का मान आएगा ऋण 3। x की प्लेस पर 2 रखे, x की जगह पर 2, तो px का मान बहुपद का मान 0 आएगा, ऋण 2 के लिए 0 आएगा, 3 के लिए 5 आएगा, ऋण 3 के लिए ऋण 5 आएगा। अब इसको हम ग्राफ पर ड्रा करते हैं। तो ये x एक्सिस हो गया, y को हमने px मान लिया क्योंकि यहाँ दो वैल्यू x की और px। अब x का मान 0 तो px ऋण 4, x का मान 0 तो ये ऋण 4 यहाँ हो गया। x का मान 1 तो ये ऋण 3, x का मान 1 तो ये ऋण 3, x का मान ऋण 1 तो ऋण 3, x का मान ऋण 1 तो ये ऋण 3 यहाँ जाएगा। जब x का मान 2 है तब px 0, x का मान 2 है तब px 0, मतलब यही रहेगा। x का मान ऋण 2 है तब px 0, x का मान ऋण 2 है px 0। जब x का मान 3 है तब 5, x का मान 3 है तब 5, 1 2 3 4 5 यहाँ जाएगा। और x का मान ऋण 3 है तब ऋण 5, x का मान ऋण 3 है तब ऋण 5, 5 ही आएगा। ऋण 3 रखने पर 3 3 5 आएगा। ऋण 3 है तो 5, 1 2 3 4 5। अब जब इन बिंदुओं को मिलाता हूं तो मुझे ये आकृति प्राप्त होती है। इस आकृति को जो ना तो यू शेप है ना वी शेप है, दोनों शेप नहीं, ना तो यू शेप है ना वी शेप है, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। और इससे दो भुजाएं बनती है क्वाड्रा, दो भुजाओं को क्वाड्रा बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से टू साइड्स, क्वाड्रा टू साइड्स बनती है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है इंग्लिश में। इसको क्वाड्रेटिक बहुपद इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक बहुपद कहा जाता है, द्विघाती बहुपद, क्योंकि इससे दो भुजाएं बनती हैं। अब इसकी खास बात यह है कि ये x से 2 बार पास होता है, 2 बार, एक बार और 2 बार, जहां पर px का मान 0, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो हम इसको अगर ज्यामितीय रूप से देखें तो जब ये x अक्ष से जहां से गुजरता है वहां पर px का मान 0 होता है, इसलिए वो बिंदु इसके शून्य होंगे। तो ये वाला बिंदु भी शून्य थे, ये वाला बिंदु शून्य के, और ये 2 बार x अक्ष से गुजरता है, इसलिए इसके 2 शून्य होंगे। अब ये भी हो सकता है कि कोई पैराबोला एक ही बार x अक्ष से गुजरे, तो फिर इसका एक ही शून्य होगा जहां से गुजर रहा है वो। कई बार होता है कि ये x अक्ष से गुजरे ही ना, ये यहां से गुजर गए, अब ये x अक्ष पर आए नहीं तो इसके कोई शून्यक नहीं होंगे। इसलिए मैंने पहले कहा था कि सभी बहुपदों के शून्य को ऐसा जरूरी नहीं। अब किसी ज्यामितीय आकृति को अगर हम देखें कि वो x अक्ष से कितनी बार गुजरती है उतने उसके शून्यक होंगे, तो आप देखेंगे कि x अक्ष से 1 बार पास हुई, 2 बार पास हुई, 3 बार पास हुई,
तो इसके 3 शून्यक होंगे। ये एक्स अक्ष से पास नहीं हो रहा है, इसलिए इसका कोई शून्यक नहीं। कई बार ये होता है कि आपका एक्स अक्ष ये पी एक्स है और कोई ए से चला जाए, तो ये एक्स अक्ष से नहीं गुजर रहा है, इसलिए इसके कोई शून्यक नहीं है। तो हम ज्यामितीय आकृतियों को देख करके भी शून्यकों की संख्या बता सकते हैं और शून्यक भी बता सकते हैं। उसके मान निकालने को एक्स अक्ष से कहाँ से गुजर रहा है, वही एक्स का मान मतलब उसका शून्यक होगा। जो आपकी प्रश्नावली 2.1 है वो इसी प्रकार से हल होगी, जिसमें ग्राफ पेपर में आपको देखना है कि आपके जो वक्र हैं वो एक्स अक्ष से कितनी बार गुजर रहे हैं। जितनी बार गुजर रहे हैं उतने ही शून्यक होंगे। तो यहाँ से बहुपद के शून्यक के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। इसकी सहायता से आप बहुत सारे प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में भी जवाब दे सकते हैं जो इसमें से पूछे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 2.1 भी कंप्लीट हो जाती है। प्रश्नावली 2.2 के सवालों के हल के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।